नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा आखिर क्यों भड़की है? भारत की सीमा से लगे तराई क्षेत्र में आखिर क्या हुआ है? इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। नेपाल के तराई इलाके में इस समय ऐसी तस्वीरें यहां से सामने आ रही है जिन्होंने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत की सीमा से लगे नेपाल के कई जिलों में सांप्रदायिक तनाव हिंसा में बदल चुका है और कई जगहों पर कर्फ्यू लगा है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नेपाल जैसे देश में जहां लंबे समय से अलग अलग समुदाय साथ रहते आए हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस का विवाद था या इसके पीछे कहीं ज्यादा गहरी सामाजिक और राजनीतिक वजह है? आइए इसी को पूरे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। तो रविवार को नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगर पालिका के कप्तानगंज इलाके में एक धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। अब स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने, धार्मिक झंडों और जुलूस के मार्ग को लेकर 2 समुदायों के बीच कहासुनी हो गई। अब शुरुआत में ये सिर्फ बहस थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल बिगड़ गया और लोग जो दोनों पक्ष के लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी एक दूसरे पर शुरू कर दी। अब देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और कई दुकानें, वाहनें तथा सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस को पहले लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा और अंततः गोली तक चलानी पड़ी। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। लेकिन हिंसा यही नहीं रुकी। अगले कुछ दिनों में ये तनाव सुनसरी से निकलकर मधेश और कोशी प्रदेश के अन्य जिलों पर फैल गया। सिराहा, धनुषा और बीरगंज जैसे इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गया, आगजनी और तोड़फोड़ हुई और प्रशासन को अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब सिराहा जिले में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 15 वर्षीय गणेश यादव की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और वहीं सुनसरी हिंसा में गंभीर रूप से घायल जयप्रकाश मेहता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये विवाद इतना बड़ा कैसे बन गया? नेपाल के तराई क्षेत्र की सामाजिक संरचना को समझना इसके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, तराई नेपाल का वो इलाका है जो भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोग रहते हैं और लंबे समय से यहाँ सामाजिक संतुलन बना रहा है। लेकिन समय समय पर स्थानीय विवाद सांप्रदायिक रंग भी ले लेते हैं। तो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि धार्मिक जुलूस, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग, धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें अक्सर ऐसे तनाव को और ज्यादा बढ़ा देती है। इस बार भी कई वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। अब प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे अपुष्ट जानकारी साझा ना करें, क्योंकि अफवाह हालात को और खराब कर सकती है। अब बात सरकार की प्रतिक्रिया के करें तो नेपाल सरकार ने प्रभावित जिलों में कर्फ्यू लगाया, अतिरिक्त पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की तथा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सरकार ने यह भी कहा कि हिंसा की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि विपक्षी दलों, कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए कि क्या शुरुआती चरण में प्रशासन अधिक सक्रिय होता तो हिंसा को फैलने से रोका जा सकता था। आलोचकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल संवाद होना चाहिए था, प्रशासन को संवाद करना चाहिए था, सरकार को संवाद करना चाहिए था, ताकि ये विवाद शुरू ही ना होता और शुरुआती स्तर पर ही शांत हो जाता। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी घटनाओं की जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये मामला संवेदनशील हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1700 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते भी मौजूद हैं। अब ऐसे में नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में होने वाली किसी भी बड़ी हिंसक घटना का असर सीमा के इस पार भी महसूस किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस हिंसा का सीधा असर भारतीय सीमा वाले इलाकों में कानून व्यवस्था पर ऐसा पड़ा हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सोशल मीडिया। देखिए, आज किसी भी स्थानीय घटना को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आपने जेंजी प्रोटेस्ट देखा होगा, नेपाल का जेंजी प्रोटेस्ट देखा होगा और
भारत का जेनजी प्रोटेस्ट देखा होगा। कई बार ऐसा होता है कि पुराने वीडियो नए बताकर वायरल कर दिए जाते हैं। कई बार अधूरी जानकारी लोगों की भावनाओं को भड़काती है। कई बार कुछ डायलॉग्स होते हैं जिसके आगे पीछे की कुछ लाइंस काट दी जाती है और सिर्फ बीच का भड़का हुआ वाला बयान रखा जाता है, और इसलिए स्थिति और गंभीर हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि बिना उसकी पुष्टि किए ही लोग ऐसे जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करने लग जाते हैं और अपने मन में कुंठा भर लेते हैं। और इसलिए नेपाल प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अफवाहों से बचना ऐसे वक्त में बेहद ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए 3 बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पहली है कि स्थानीय स्तर पर तुरंत संवाद की ज़रूरत होती है। दूसरी, प्रशासन की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई ज़रूरी होती है। और तीसरी, अफवाहों तथा भड़काऊ संदेशों पर प्रभावी नियंत्रण बेहद ज़रूरी है। यदि शुरुआती विवाद को समय रहते बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए तो कई बार बड़ी हिंसा टाली जा सकती है। अब नेपाल सरकार फिलहाल यही करने की कोशिश में है कि प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति जल्द बहाल हो, दोषियों की पहचान की जाए, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल सुनसरी, सिराहा, धनुषा और बीरगंज समेत कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात है। प्रशासन लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच का निष्कर्ष क्या निकलता है, दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, क्या सरकार इस तनाव को पूरी तरह समाप्त करने में सफल होती है। आपको क्या लगता है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार, प्रशासन, समाज को कौन से कदम उठाने चाहिए? क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है, सरहद पार की भी तस्वीरें हम तक पहुंचती है और शेयर भी होती है, कुछ उसे लेकर बयानबाजी भी होती है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। न्यूज़ 18 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार। तो देखिए, तराई नेपाल का वो इलाका है जो भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोग रहते हैं और लंबे समय से यहाँ सामाजिक संतुलन बना रहा है। लेकिन समय समय पर स्थानीय विवाद सांप्रदायिक रंग भी ले लेते हैं। तो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि धार्मिक जुलूस, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग, धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें अक्सर ऐसे तनाव को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इस बार भी कई वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। अब प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे अपुष्ट जानकारी साझा ना करें, क्योंकि अफवाह हालात को और खराब कर सकती है। अब बात सरकार की प्रतिक्रिया की करें तो नेपाल सरकार ने प्रभावित जिलों में कर्फ्यू लगाया, अतिरिक्त पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की तथा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सरकार ने यह भी कहा कि हिंसा की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि विपक्षी दलों, कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए कि क्या शुरुआती चरण में प्रशासन अधिक सक्रिय होता तो हिंसा को फैलने से रोका जा सकता था। आलोचकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल संवाद होना चाहिए था, प्रशासन को संवाद करना चाहिए था, सरकार को संवाद करना चाहिए था, ताकि ये विवाद शुरू ही ना होता और शुरुआती स्तर पर ही शांत हो जाता। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी घटनाओं की जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये मामला संवेदनशील हो जाता है।